नमस्कार, शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गंभीर रूप से जले हाल में मिला 2 दिनों से पटेल नगर से गायब शख्स। जमुआ के जोरा सांख से पुलिस ने किया बरामद। सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद किया गया धनबाद रेफर। पुलिस विभाग के आईजी अखिलेश झा देवघर जाने के क्रम में पहुंचे गिरिडीह। नया परिसदन भवन में पुलिस कर्मियों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। एसपी से मिलकर उन्होंने लिया गिरिडीह का हालचाल। सिटी न्यूज में चली खबर का दिखा असर। गादी उत्क्रमित विद्यालय के प्लेग्राउंड से हटा अतिक्रमण। मुखिया प्रतिनिधि के नेतृत्व में ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। जानकी माइनिंग कंपनी को दिया अल्टीमेटम। और कृषि कानून के विरोध में कांग्रेसियों ने निकाला पैदल मार्च। कांग्रेस कार्यालय से बदडीहा तक किया गया पैदल भ्रमण। किसान आंदोलन के समर्थन में की गई नारेबाजी। और अब खबरें विस्तार से। बीते 2 दिनों से लापता पटेल नगर निवासी शक्ति रंजन बक्सी जमुआ के जोरा सांख के पास एक गड्ढे में झुलसे हुए अवस्था में पाए गए। सूचना पाते ही जमुआ पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि उनके फर्द बयान के आधार पर ही खुलासा हो सकेगा कि यह हादसा उनके साथ कैसे हुआ। पटेल नगर के रहने वाले शक्ति रंजन बक्सी जमुआ इलाके में झुलसे हुए अवस्था में पाए गए। पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि वे पिछले 2 दिनों से लापता थे। शनिवार को जोरा सांख के पास एक गड्ढे में उनके जलते शरीर को देख स्थानीय लोगों ने जमुआ पुलिस को सूचना दी। सूचना पाते ही जमुआ पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया। बताया गया कि शक्ति रंजन बक्सी का शरीर बुरी तरह से जल चुका है। बताया गया कि गुरुवार को वह घर से मकतपुर स्थित दुकान के लिए निकले थे, लेकिन उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं लग पा रहा था। परिजनों ने इसकी शिकायत मुफस्सिल थाने में भी की थी, लेकिन आज जले हुए अवस्था में उनके पाए जाने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल उन्हें इलाज के लिए धनबाद भेज दिया गया है। उनके फर्द बयान के आधार पर ही यह खुलासा हो पाएगा कि आखिर वह जोरा सांख कैसे पहुंचे और यह हादसा उनके साथ कैसे हुआ। सदर अस्पताल गिरिडीह से शक्ति रंजन बक्सी जी का लगभग 80% शरीर उनका जला हुआ। यहाँ तो उनको बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया। वो पिछले 2 दिनों से अपने घर से गायब थे। उनके गार्जियन पहले तो उनको खोज रहे थे, लेकिन कहीं सूचना नहीं मिली। आज अचानक उनके गार्जियन को सूचना मिलती है कि आपका पुत्र सदर अस्पताल में जला हुआ लाया गया है। सब परिवार यहाँ पहुँचे और यहाँ पर जो फास्ट एड होता है वो कर करके यहाँ से रेफ़र किया गया आपको बताइए इलाज के लिए।
अब यह किस स्थिति में इसको आग लगाया गया या खुद जले, एक जांच का विषय है। हम चाहेंगे कि जिला प्रशासन इसको जांच कर करके। जली हुई शरीर कहाँ से बरामद हुई? ये जमुआ थाना के क्षेत्र से जोरासाग कहीं एक गांव है, वहाँ से लाया गया है। कहीं जमुआ थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई कि एक यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका शरीर जला हुआ है, वो तड़पा रहा था। पुलिस वहाँ पहुँच करके पुलिस के द्वारा यहाँ पर दिल्ली सदर अस्पताल को लाया गया। पुलिस विभाग के आईजी अखिलेश झा शनिवार को कुछ देर के लिए नया परिसदन भवन में रुके। यहां पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। वहीं अखिलेश झा ने गिरिडीह एसपी से मिलकर गिरिडीह का हालचाल लिया। पुलिस विभाग के आईजी अखिलेश झा शनिवार को रांची से देवघर जाने के क्रम में कुछ देर नया परिसदन भवन में रुके। मौके पर पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी। इस क्रम में उन्होंने यहां पुलिस पदाधिकारियों के साथ मिलकर गिरिडीह से जुड़े मामलों की जानकारी एसपी अमित रेणु से ली। साथ ही सभी का उत्साहवर्धन भी किया। मौके पर एसडीपीओ अनिल सिंह, डीएसपी 1 विनोद रवानी, डीएसपी 2 संतोष मिश्रा समेत कई अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। नगर निगम के सभागार में शनिवार को निगम बोर्ड की एक बैठक की गई। बैठक में शहरी विकास योजनाओं को गति देने पर चर्चा की गई। वहीं बैठक में सभी वार्ड पार्षदों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सबके समक्ष रखा। नगर निगम के सभागार में शनिवार को निगम बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहरी विकास योजनाओं को गति देने पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से निगम के उप मेयर प्रकाश सेठ, उप नगर आयुक्त, सिटी मैनेजर सहित कई विभाग के अधिकारी और सभी वार्ड पार्षद उपस्थित थे। बैठक में मुख्य रूप से सरकार की ओर से संचालित विकास कार्य, 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य, पेयजल, सड़क, नाली समस्या सहित कई योजनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में सभी वार्ड पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्या को प्रस्तुत किया। उप महापौर प्रकाश सेठ ने बताया कि 25 करोड़ निगम को खर्च के लिए मिलने की बात कही गई है, जिसका 50% पेयजल समस्या और बचे 50% शहर के चौक चौराहों का रंग रोगन समेत शहर से संबंधित कामों में खर्च किए जाएंगे। बताया गया कि बैठक में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, होल्डिंग टैक्स समेत तमाम कामों को निश्चित तिथि में पूरा कर देने को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया। इसके अलावा विगत कुछ वर्षों से लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि अभी तक नहीं पहुंची है। इन राशि को कैसे जल्द से जल्द लाभुक के खाते में पहुंचे, इसको लेकर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान वार्ड पार्षदों ने अपने 12 से 14 महीने से लंबित मानदेय की भी बातें बोर्ड की बैठक में रखी, जिसको सदन ने गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द सभी वार्ड पार्षदों को मानदेय दिलाने का भरोसा दिलाया। मौके पर प्रभारी उप नगर आयुक्त रोहित सिन्हा, सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव समेत निगम के वार्ड पार्षद उपस्थित थे। मौके पर नगर निगम कर्मचारी गण भी उपस्थित रहे। आज के बोर्ड की बैठक में और जो मुख्य विषय था उसमें 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत HLMC योजना से स्वीकृति हेतु और 25 करोड़ रुपए का फंड निगम को देने की बात आई है और उस 25 करोड़ योजना के आलोक में
यहाँ से सूची मांगी गई है कि किन किन योजनाओं में पैसा खर्चा किया जाएगा। इसमें 2 तरह का योजना इसमें वर्णित है, एक टाइड और दूसरा अनटाइड। टाइड हमारा जो पानी से संबंधित है, चाहे तालाब से संबंधित हो, पेयजल से संबंधित हो, वो पानी से संबंधित, चाहे जल मीनार बनाने की बात हो, चापाकल बनाने की बात हो, और भी पानी के समस्या को दूर करने के लिए जो भी इसमें होना चाहिए वो सारा प्रावधान है जो टाइड के अंतर्गत आएगा। बाकी दूसरा जो भाग है वो अनटाइड है। अनटाइड में बेंडिंग जोन बनाना, शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाना, चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण करना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में काम करना, इन्वायरमेंटल के संबंध में काम करना, इस प्रकार से ये अनटाइड में ये लिया जाएगा। तो इसकी सूची अभी बनाई जा रही है, बनी है, बोर्ड से पास भी हुआ है। इसको सूची को भेजा जाएगा और 25 करोड़ में से 50% अनटाइड में और 50% टाइड में खर्चा किया जाएगा। दूसरी बात है कि ये जो पानी की समस्या है उसमें भी अभी जो काम चल रहा है, पानी का अभी जो संवेदक है उसके प्रति भी लोगों में आक्रोश था, कार्यशैली के प्रति। उसमें भी हुआ है कि उसको बुला के और पूछा जाए और पानी की जो स्थिति है उसमें कैसे सुधार हो, इसके लिए कहा जाए। तीसरी बात है कि प्रधानमंत्री आवास से संबंधित, क्योंकि जो राशि प्रधानमंत्री से आवास संबंधित है वो जाने में विलम्ब हो रहा है। 2019-20 ऐसे राशि जा रही है और लेट से जा रही है, उसको कैसे जल्दी भेजा जाए इस पर चर्चा की गई और इस पर निर्णय लिया गया कि क्योंकि पहले मेन पावर की कमी थी, अब नई एजेंसी भी आ गई है, मेन पावर भी हमारा बढ़ गया है, तो अब प्रयास होगा कि जितना जल्दी राशि हो विमुक्त किया जाए। चौथी बात है जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में भी विलम्ब हो रहा था। आज उसके जो नोडल हैं उसको बुलाकर और बोला गया है कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और समय सीमा जो निर्धारित है उसके अनुसार भेजा जाए। अगर जिस समय आवेदक आवेदन करता है उस समय अगर कोई पेपर की कमी रहती है तो उसी समय उसको बता दिया जाए ताकि पेपर वो लाकर और दे सके और पेपर की कमी के कारण विलम्ब नहीं हो। बाद में कई बार देखा गया कि आवेदन ले लिए, बाद में अगर उसमें कोई रिक्वायरमेंट हुआ तो उसको फिर हम फ़ोन करते हैं, फिर वो आता है, कहीं बाहर रहता है, तो इसके कारण विलम्ब होता है। तो ये जो है बताया गया कि एक ही बार सारा पेपर स्क्रूटनी किया जाए और जो पेपर वांटेड है वो ले लिया जाए। ये हुआ। इसके बाद विकास से संबंधित रोड, नली, गली, इस तरह का जितना भी योजना है जो पहले भी आया हुआ था, जितना काम हो पाया हुआ, संसाधन के अभाव में जो बोर्ड के द्वारा पास है और हमारे पास पेंडिंग है, वैसे भी योजनाओं को जब वहाँ से राशि उपलब्ध होगा, संसाधन उपलब्ध होगा, तो वैसे भी योजनाओं को टेकअप किया जाएगा। एक बात और आई कि कई वार्डों में काम हुआ, कई वार्डों में काम नहीं हुआ। उस पर भी हमने कहा है कि इस पर सभी सम्मानित वार्ड पार्षद और 3-3 काम की सूची बनाकर प्रायोरिटी के आधार पर दें, ताकि हमारे पास जब फंड आएगा, जब संसाधन रहेगा, तो उसको हम लोग सभी वार्डों में कार्यान्वित कर सकें। चौथी बात है कि जो हमारा नया वार्ड जुड़ा है और जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वैसे वार्डों को भी हम प्रायोरिटी में लिए हैं ताकि वहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा काम हम कर सकें और उसका भी समुचित विकास करते हुए बाकी वार्डों की तरह वहाँ भी और सभी समस्या का निदान हो। हमारे जो सम्मानित वार्ड पार्षदगण हैं उनका मानदेय जो वार्ड पार्षदगणों को 7,000, मेयर, डिप्टी मेयर को 9,000, 10,000 इस प्रकार से जो तय हुआ था, बोर्ड ने पास भी किया था, वो विगत 12-14 महीने से और पेंडिंग है।
लोगों का कहना है कि सारा काम जब निगम का हो रहा है, नवनियुक्त मानदेय कर्मियों को पैसा दिया जा रहा है, तो हम लोगों का मानदेय क्यों नहीं पेमेंट हो रहा है। इस पर भी सदन गंभीर था और सदन ने आश्वासन दिया है कि इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए और सभी बकाया मानदेय सभी माननीय वार्ड पार्षदों को दिया जाए। आज नगर निगम सभा कक्ष में एक बोर्ड की बैठक रखी गई थी, जिसमें शहर के विभिन्न जन समस्याओं को लेकर सभी जनप्रतिनिधि गंभीर थे। जिसमें मुख्य मुद्दा था जो अभी हम लोगों की नज़र में बहुत ज़्यादा आ रहा है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और नक्शा। इसमें लगातार आम आवाम लोग परेशान हैं। कभी भी कोई पेपर ला के देते, दूसरा पेपर ला के देते, तीसरा पेपर, इन लोगों को लगातार दौड़ाया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पे उप नगर आयुक्त भी गंभीर दिखे और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम लोग हर सप्ताह इसका रिव्यू करवाएंगे, एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त करेंगे। इसके अलावा आज यहाँ पर जो 15 फाइनेंस के तहत जो योजनाओं को चयनित किया गया है, उस योजना का चयन किया गया। इसके अलावा यहाँ पे बजट का जो हम लोग का पास होगा, उसका विचार विमर्श करके बजट को पास किया गया और बहुत सारे वैसे योजना जो सीधा जनता से ताल्लुक़ रखता है, जिसमें जनता को कोई भी परेशानी नहीं हो, इसके लिए हम लोगों ने पहल किया। धन्यवाद। बीमा कर्मचारी संघ के कार्यकारिणी समिति की बैठक हुट्टी बाजार स्थित साहू समाज भवन में संपन्न हुई। बैठक के दौरान LIC की उपलब्धियों को गिनाया गया और वर्तमान सरकार द्वारा LIC जैसी उत्कृष्ट संस्था का निजीकरण किए जाने पर विरोध जताया गया। बीमा कर्मचारी संघ के कार्यकारिणी समिति की बैठक साहू समाज भवन हुट्टी बाजार में आहूत की गई। बैठक में LIC के 18 शाखाओं से 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यहाँ इस बैठक की अध्यक्षता मंडलीय अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने की। यहाँ सर्वप्रथम बैठक में दिवंगत साथियों की शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। बाद में बैठक की औपचारिकता पूरी की गई। मौके पर पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम सहित तमाम सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेच रही है। इस वर्ष के बजट में LIC एक्ट में परिवर्तन कर निगम का IPO लाने का प्रावधान किया गया। मालूम हो कि LIC 1956 में 5 करोड़ की पूंजी से शुरू हुई और अब 32 लाख करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति को अर्जित कर लिया है। इतना ही नहीं, LIC देश के आधारभूत संरचना के विकास में अपना अहम योगदान दे रही है। LIC 1956 से लेकर अभी तक 29,000 करोड़ रुपए का लाभांश सरकार को दे चुकी है। 2019-20 में 2698 करोड़ रुपए सरकार को तथा पॉलिसी धारकों के बीच बोनस के रूप में 52,000 करोड़ दिया गया। ऐसे में LIC जैसे उत्कृष्ट संस्था का निजीकरण करने का पहल देश के लिए घातक है। बैठक को संघ के महासचिव महेंद्र किशोर प्रसाद, संयुक्त सचिव हेमंत मिश्रा, संयुक्त सचिव सुमित कुमार सिन्हा, नीरज कुमार, धर्म प्रकाश, संगठन सचिव JC मित्तल, संस्थापक महासचिव JP सिंह, मदन कुमार पाठक, सुशील कुमार सिंह, महावीर यादव, अलगू प्रसाद, JP मुंडा सहित कई लोगों ने संबोधित किया। एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी मीटिंग बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल का है और इसमें 2-3 मुद्दों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक तो हमारा वार्षिक सम्मेलन, 28वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ होगा, कब होगा, किस तरीके से होगा। दूसरा, हम अपने संगठन पे चर्चा कर रहे हैं और संगठन विषय पर जब चर्चा कर रहे हैं तो अभी जो 1 तारीख को माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जो विधेयक बजट पेश किया, उसके प्रावधानों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उस प्रावधान पे जब हम चर्चा कर रहे हैं तो देख पाते हैं कि किसी भी तरीके से ये बजट आम जनता के हित में नहीं है। आम जनता को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। नट सेल में बोला जाए तो लगता है कि बड़े बड़े पूंजीपतियों के हित में नीतियां बनाने की कोशिश की जा रही है। हम अपने इंडस्ट्री की यदि बात करें तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में FDI 49% से 74% करने का प्रावधान किया गया है। LIC का IPO लाना है। 2 जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनको बेचने की बात की गई है, निजीकरण करने का है। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान जो जनरल सेक्टर के जनरल इंश्योरेंस है, उसकी एक कंपनी को बेचने की, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
आईपीओ की बात करें, हमें भारतीय जीवन बीमा निगम में पूंजी की आवश्यकता है ही नहीं। ये सरकार कुछ देना चाहती है पूंजी के लिए तो वैसे क्षेत्र को देना चाहिए जो सिक इंडस्ट्रीज हैं, जिसको फिर से रिवाइवल की आवश्यकता है। लेकिन ये एक सोची समझी साजिश के तहत आईपीओ लाया जा रहा है और हमारे अदानी बंधु, अंबानी बंधु और वैसे और भी कुछ बंधु होंगे, उनके हित में ये नीतियाँ बनाई जा रही हैं। हम अपना इसके विरोध में अपना आंदोलन तैयार कर रहे हैं, आंदोलनरत हैं। इसके पहले भी हमने विरोध किया था, आगे भी हम अपनी रणनीति तैयार करेंगे। गिरिडीह में बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल का वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है। इसमें हम अपने संगठन को मजबूती करने के साथ साथ भारत सरकार की जो नीति है इस देश के पब्लिक सेक्टर के खिलाफ, LIC के खिलाफ, बैंक के खिलाफ, उसका खिलाफत करने के लिए आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। और हम 2019-2000 ईस्वी से लड़ते आ रहे हैं और हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि LIC अभी भी भारत के लोगों की कंपनी है। इसका 1 रुपये का शेयर हमने बिकने नहीं दिया। ये हमारे आंदोलन की जीत है और हम ये भरोसा करते हैं कि लड़ेंगे तो जीतेंगे। और ये सरकार जो है यह इसको कानून से डर लगता है। जैसे किसान के लिए कृषि बिल लाया तो उसमें किसानों का कहानी प्लेन कर दिया, मजदूर के लिए लेबर कोड लाया तो मजदूर के लिए कोई कानून नहीं बचा। तो यह जंगल राज की तरफ देश को ले जाना, कॉरपोरेट के हाथ में लोगों को गुलाम करना। और LIC जो भारत की नंबर 1 कंपनी है, भारत सरकार के बजट से ज़्यादा अभी जो 1 फरवरी 2021 को बजट पेश किया माननीय निर्मला सीतारमन ने, उससे ज़्यादा LIC का एसेट है 35 लाख करोड़ का। भारतमाला का प्रोजेक्ट में 1.25 लाख करोड़, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में 55 लाख करोड़ अभी तक LIC दे चुका है। तो LIC इस देश के लोगों के बचत से बनाई हुई कंपनी है और संवैधानिक बॉडी के तहत बनाई गई है। इसको बेचने का किसी प्रधानमंत्री को, किसी वित्त मंत्री को कोई हक नहीं है। यह सैद्धांतिक लड़ाई है कि इस देश को संसद, पार्लियामेंट और संविधान से चलेगा देश या कॉरपोरेट चलाएगा। LIC को कॉरपोरेट के हाथों में देने के खिलाफ IPO जो है, LIC का IPO नहीं है, भारत देश का IPO होगा। क्योंकि गरीब आदमी को बचाने का एकमात्र जगह बच रहा है जहाँ खुशी खुशी वो पैसा रख पा रहा है और समय पे हम लोग लौटाते हैं, चाहे कोरोना का टाइम हो या कहीं भी हो। LIC से सारा पेमेंट कस्टमर के खाता में टाइम पे जाता है। तो देश में विकास का जो तरीका है, पैसा जमा करके सड़क बनाना, ये हवाई जहाज़ उड़ाना, सैटेलाइट बनाना, आत्मरक्षा के लिए हथियार बनाना, रेल को चलाना, सभी जगह देश का LIC के लोगों का पैसा जो है वो लगा हुआ है। तो इसको निजी हाथों में देना ये गलत है। इसलिए IPO का हम विरोध करते हैं। भारत को इस देश की जनता चलाएगी और इसे कॉरपोरेट के हाथ में हम नहीं जाने देंगे। LIC ऑफ इंडिया जो है वो प्राइड ऑफ इंडिया है, भारत का गौरव है। ये देश का सभी लोग इसका हिस्सेदार है। और अभी नैरेटिव कहानी बना के कि कस्टमर को IPO देंगे, जो सरकार झूठ बोल रही है। LIC का प्रीमियम का निजीकरण होगा, आपके हमारे बचत के पैसे का निजीकरण होगा। यह देश हित में नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद हम देश के लिए पूरा फंड रेज नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे कमाई का, हमारे मुनाफे का, हमारे सरप्लस का कुछ हिस्सा IPO के माध्यम से जाएगा प्राइवेट लोगों के जेब में, तो देश विकास में बाधा आएगी। और यह राष्ट्रवादी सरकार ऐसी है जो राष्ट्र की संस्थाओं को बेच रही है। यह गलत गार्जियनशिप है, यह गलत इकोनॉमिक्स है और ऐसा गार्जियन के खिलाफ हम लड़ेंगे। इस देश की जनता के लिए, इस देश के किसान के लिए, इस देश के मजदूर के लिए, इस देश का जो कमज़ोर लोग हैं उसके साथ में मिलके हम गार्जियन का जो दलाली कर रहे हैं, ये हमारे गार्जियन कॉरपोरेट का, उसके खिलाफ लड़ेंगे, LIC को बचाएंगे। ये आज की मीटिंग में तय किया जाएगा। ये हमारा आज का ये कहना है। आज बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल का कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और आज हम अपने बैठक में मोदीनोमिक्स पे चर्चा कर रहे हैं। मोदीनोमिक्स क्या है कि अभी देश में जो इकोनॉमिक पॉलिसी चल रही है मोदी सरकार के अनुरूप, वो निश्चित रूप से देश हित में नहीं है। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेचा जा रहा है, किसानों के ऊपर अटैक किया जा रहा है, मजदूरों के ऊपर अटैक किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हमारी बैठक है और आज हम रूपरेखा तय करेंगे कि कैसे हम अपने देश को इन नीतियों से बचा सकें।
बस स्टैंड रोड स्थित जेएमएम जिला कार्यालय में आगामी 4 मार्च को पार्टी के स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर एक बैठक आहूत की गई। बैठक के दौरान झंडा मैदान में एक भव्य समारोह आयोजित कर पार्टी स्थापना दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। बस स्टैंड रोड स्थित जेएमएम जिला कार्यालय में पार्टी के स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर एक बैठक की गई। यहां बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष और महासचिव कर रहे थे, वहीं संचालन जिला उपाध्यक्ष शाहनवाज अंसारी ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि हर साल की भांति इस वर्ष भी 4 मार्च को पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, लेकिन कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन भी किया जाएगा। सभी कार्यकर्ताओं को मास्क लगाना जरूरी है। सभी प्रखंडों से कार्यकर्ता झंडा मैदान भारी तादाद में पहुंचेंगे। इसके लिए दीवार लेखन, होर्डिंग का भी कार्य शुरू कर दिया गया है। बताया गया कि हजारों लोग 4 मार्च को झंडा मैदान पहुंचेंगे और स्थापना दिवस को ऐतिहासिक बनाने की कोशिश करेंगे। बैठक में प्रमीला मेहरा, गीता हाजरा, अजीत कुमार पप्पू, गौरव कुमार, रॉकी नवल, रॉकी सिंह, प्रकाश महतो, प्रदोष कुमार, सफीक अंसारी, वैरव प्रसाद वर्मा, नागेश्वर प्रसाद सिंह, इरशाद अहमद वारिस, रंजित कुमार, दीपक सिंह, शाकिर अंसारी, अभय सिंह, नरेश शर्मा, दिलीप रविदास आदि लोग उपस्थित थे। हम लोग जिला का झारखंड मुक्ति मोर्चा का 48वां स्थापना दिवस 4 मार्च के तैयारी के संबंध में आज जिला का बैठक आहूत की गई है। और सभी प्रखंड से वहाँ के अध्यक्ष, सचिव और पार्टी के अगुआ साथी, वरिष्ठ साथी से हम लोग राय मशवरा कर रहे हैं, इसलिए कि यार हम लोग उस पर भी ध्यान दे रहे हैं कि कोविड-19 का भी समय है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की ओर से उस तरह की छूट अभी बहुत जगह नहीं मिल पाई है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा का 48वां स्थापना दिवस या झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। हम इससे प्रत्येक साल का संगठन को एक मजबूती प्रदान करने के लिए ये त्यौहार जो है कि त्यौहार के रूप में हम लोग मनाते हैं। और ये बहुत स्थापना दिवस पूरा राज्य का धनबाद से शुरू हुआ, गिरिडीह दूसरा साल हुआ, इसके बाद दुमका 2 फरवरी का कार्यक्रम है। लास्ट प्रोग्राम हम लोगों का अप्रैल महीना में हजारीबाग में होता है। पूरे राज्य में 4 गो स्थापना दिवस है और यह 4वां स्थापना दिवस झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन को मजबूती प्रदान करने का एक बहुत बड़ा जनसलाभ के हिसाब से साबित करती है। तो उसी के मतलब हम लोग गिरिडीह जिला इस बार 48 वहाँ एक करके सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना प्रोग्राम हम लोग करते आ रहे हैं और करेंगे, और इसी का तैयारी में सारा कार्यकर्ता लोग हम लोग जुड़ रहे हैं। कृषि सुधार कानून के विरोध और किसान आंदोलन के समर्थन में जिला कांग्रेस कमेटी ने पदयात्रा आयोजित किया। पदयात्रा बक्सीडीह स्थित कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर बदडीहा पहुंची, जिसके बाद पदयात्रा में शामिल लोगों ने किसानों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। कृषि सुधार कानून के विरोध और किसान आंदोलन के समर्थन में जिला कांग्रेस कमेटी ने पदयात्रा की। पदयात्रा का नेतृत्व पार्टी के जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा कर रहे थे। यह पदयात्रा बक्सीडीह स्थित कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुई और करीब 10 किलोमीटर की दूरी तय कर बदडीहा पहुंची। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और किसानों का समर्थन करते हुए तीनों कृषि संशोधन कानून को वापस लेने की मांग की गई। कार्यक्रम में कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पी नैयर के अलावे गिरिडीह प्रभारी ईश्वर आनंद, अजय सिन्हा, महमूद अली खान, डॉक्टर मंजू कुमारी, उपेंद्र सिंह, महसर इमाम, अशोक विश्वकर्मा, आलमगीर आलम, डॉक्टर समीर चौधरी, ऋषिकेश मिश्रा, वासुदेव वर्मा, बलराम यादव, नदीम अख्तर, मोहम्मद शमीम, निजाम अंसारी, संतोष राय समेत सैकड़ों कांग्रेसी मौजूद थे। इस बाबत कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ये तीनों कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। केंद्र सरकार जब तक इसे वापस नहीं ले लेती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
गांधी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चलो आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ने पिछले 60-70 सालों में किसानों को एकदम बहुत ही जमीन से उठा करके एक नई कृषि प्रणाली को बनाने का काम किया और धीरे धीरे करके उन्होंने मंडी सिस्टम स्थापित किया कि किसी किसान को बहुत दूर जाके अपना उपज नहीं बेचना पड़े। और मंडी सिस्टम के साथ साथ उन्होंने एक न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान किया कि कम से कम किसान को कोई ठगे नहीं, मिनिमम इतना प्राइस तो उसको मिलना चाहिए। तीसरा, उन्होंने कांग्रेस की सरकार ने एक और प्रावधान किया कि किसान को छोड़ के और कोई भंडारण, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कोई भंडारण नहीं कर पाएगा खाद्य पदार्थों का। ये जो बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार, जो भ्रष्ट सरकार है, अडानी अंबानी के दबाव में, आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया में और अखबारों में भी कि हजारों हजार गोदाम एकदम मोस्ट मॉडर्न गोडाउन्स बन के तैयार हैं भंडारण करने के लिए अनाजों के, ठीक है। तो उनके दबाव में आकर के मोदी सरकार ने एमएसपी हटा दिया, मंडी सिस्टम को खत्म कर दिया और एक नया चीज ले आया हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है कि किसान से हम पहले एग्रीमेंट कर लेंगे कि भाई आपको ये फसल उपजाना है और ये रेट तय हुआ, किसान को कुछ एडवांस देंगे, किसान एडवांस ले लिया, फसल अच्छी हुई तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर फसल खराब हुई तो इस नए कृषि कानून में एक और प्रावधान है, किसान कोर्ट तक नहीं जा सकता है। और आप कल्पना कीजिए कि जो बड़ा बिजनेस घराना है, अडानी अंबानी के लेवल का है या उससे नीचे का जो बिचौलिया भी है या छोटा बिजनेस हाउस भी, अगर उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो क्या किसान उस बिजनेस घराने से, उस बिचौलिए से, उस बिजनेस हाउस से क्या लड़ पाएगा कोर्ट में जाकर के? तो ये सारी चीजों के विरोध में हम लोग देश भर में पद यात्रा कर रहे हैं। हम लोग गांधी के अनुयायी हैं, महात्मा गांधी। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग विरोध कर रहे हैं इन कृषि कानूनों का और मोदी जी को इन कृषि कानूनों को वापस लेना ही होगा। पूरे प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय से बकरवाडांड होते बडिया तक पदयात्रा कार्यक्रम रखे हैं। उन किसानों के समर्थन में जो बॉर्डर पे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे नेता राहुल जी ने बताया ये केवल किसानों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है, इससे सारे लोग प्रभावित होंगे। आज आप उदाहरण स्वरूप देख रहे होंगे प्याज का रेट कहाँ भागा हुआ है, आलू का रेट कहाँ भागा हुआ था। तो इससे जब इस कानून का इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लागू हो जाएगा, तो अब निश्चित रूप से मान के चलिए इनके जो दो बंधु के लिए लगे हुए ये सरकार, वो अपने अनाज को उठा कर गोडाउन में अगर रख लिए तो मनमाने ढंग से बेचेंगे, कोई कंट्रोल उस पर नहीं रहेगा। और जब कंट्रोल ही नहीं रहेगा तो देश के सारे लोग प्रभावित होंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी आप देख रहे होंगे शुरू से, जब से इस कानून को लाया भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार ने, वो तब से लगातार कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है और विरोध करते रही है। गिरिडीह जिला में इस वक्त यहाँ के जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा जी के अध्यक्षता में 10 किलोमीटर का पदयात्रा निकाला जा रहा है। पूरे देश में सभी राज्यों में, सभी जिलों में इस वक्त जो भाजपा की सरकार कहती है कि किसान अलग रूप से इसमें राजनीतिक लोग घुसे हुए हैं, किसान है ही नहीं, वो हम लोग उन्हें दिखाने का काम कर रहे हैं, उनकी आंखों खोलने का काम कर रहे हैं कि
किसान सच में आंदोलन कर रही है और कांग्रेस इसकी समर्थन कर रही है। वो आज का जो आंदोलन है, आज का जो पदयात्रा है, इससे हम लोग उन तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जो उन्होंने जुल्म इस वक्त किया है, 3 कानून लाके काला कानून किसानों पे, वो शीघ्र ही वापस ले। जैसा कि हमारे भावी प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी ने कहा, हम दो हमारे दो, बिल्कुल सही है कि उनके ही दो और वो दो ही पूरे देश को चला रहे हैं और देश को गुलाम करने के रास्ते पे वो पहल कर चुके हैं, जो कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और शांतिपूर्वक हम लोग उनसे एक कानून को वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। जय हिंद, जय किसान। लोक समिति के तत्वाधान में नव भारत जागृति केंद्र हजारीबाग और जमनालाल बजाज फाउंडेशन मुंबई के सहयोग से होटल मानसरोवर में झारखंड को नशा मुक्त करने हेतु 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान लोक समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिहार में हुए शराबबंदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि नशामुक्त परिवार, समाज और राष्ट्र ही सही मायने में विकास कर सकता है। होटल मानसरोवर में लोक समिति के तत्वाधान में झारखंड को नशा मुक्त करने के लिए 1 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम नव भारत जागृति केंद्र हजारीबाग और जमनालाल बजाज फाउंडेशन मुंबई के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर लोक समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरिजा सतीश ने कहा कि हम पूरे देश को नशा मुक्त करना चाहते हैं। बिहार में शराबबंदी हुई, जो प्रशंसनीय है। उन्होंने बताया कि नशा मुक्त परिवार, समाज और राष्ट्र ही सही मायने में विकास कर सकता है, क्योंकि इससे घर की आर्थिक स्थिति सुधरती है, दुर्घटनाएं कम होती है, लड़ाई झगड़े कम होते हैं और परिवार का विकास होता है। हमारे युवकों को अच्छी आदतें स्वीकार करनी चाहिए और तामसिक प्रवृत्ति को छोड़कर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर धर्म में अच्छी बातें बतलाई गई है और सभी का मूल संदेश एक है। सम्मेलन को रामदेव विश्वबंधु, जसवंत कुमार, उषा कुमारी, प्रमीला देवी, प्रवीण कुमार, पशुपतिनाथ शर्मा, शंकर राणा, विपिन यादव आदि ने भी संबोधित किया। सम्मेलन के अंत में उमेश कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आश्वासन दिया कि जिला लोक समिति शराब के खिलाफ जन जागरण का काम करेगा। इस सम्मेलन में जयशंकर अग्रवाल, सहदेव राणा, प्रवीण चरण पहाड़ी, रमाशंकर गुप्ता समेत अन्य कई लोग उपस्थित हुए। और बैठक करके हम जो ऐसे नशा मुक्ति अभियान पूरे गांव, ग्रामीण, पूरा देश में तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी बातें जहां जाएगी वहां पे तो जरूर लोग ध्यान देंगे। देश विदेश तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने गांव ग्राम में ही हम लोग जहाँ जो है जिला स्तरीय जो हम लोग प्रशासन को भी बोल करके पूरा गांव ग्राम के लोगों को बैठा करके ये है जो हम लोग करेंगे। हम लोग एक मेमोरेंडम मुख्यमंत्री को दे रहे हैं, इसका तो मांग कर रहे हैं कि कानून बनाया जाए कि झारखंड में शराबबंदी हो, शराब न कोई बना सके, न बेच सके, न कोई पिए। इसलिए बिहार में कानून बना है, उससे झारखंड में बने, उसी को लेकर के हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। लोक समिति बहुत शुरू से ही इस कार्यक्रम को कर रही है। 2017 में भी हम लोग एक यात्रा निकाले थे झारखंड के 11 जिलों में, जिसमें हम लोग शराबबंदी का मांग किए थे झारखंड सरकार से, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और ये दूसरी बात ये है कि गांव-गांव में जागरूकता अभियान भी हम लोग चला रहे हैं। जो गांव की महिलाएं हैं विशेषकर, वो ज़्यादा प्रभावित होती है शराब से। आज जो युवा वर्ग प्रभावित हो रहा है शराब से, वो युवा वर्गों के बीच में भी जाने की ज़रूरत है। अभी स्कूल कॉलेज तो बंद है, जब खुलेगा तो हम लोग चाहते हैं कि लोक समिति के द्वारा स्कूल कॉलेजों में जा कर के जो युवा वर्ग है उनको भी समझाया जाए कि शराब से क्या नुकसान हो रहा है। शराब और नशीली दवाओं का सेवन आज काफ़ी बढ़ रहा है। इससे तो उनके निजी ज़िंदगी पर ही नहीं बल्कि पूरा समाज पर प्रभाव पड़ता है। और शराब से तो बहुत नुकसान हो रहा है, तो कोई सभी लोग जानते हैं कि शराब से देखिए बीमारियां हो रही हैं, एक्सीडेंट वगैरह जो दुर्घटनाएं बहुत होती हैं शराब पी करके। शराब पी कर लड़ाई झगड़ा बलात्कार वगैरह की घटनाएं बहुत हो रही हैं। शराब से तो कई परिवार भी बर्बाद हो जाते हैं। जो जिस घर में कोई शराब पीने का आदी हो जाता है व्यक्ति, उसका परिवार ही बर्बाद होता है, उसके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, महिलाएं जो हैं बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाती हैं, घर में हमेशा तनाव रहता है,
इसलिए शराब जो है एक विकास का मुद्दा के रूप में हम लोग देखते हैं कि अगर झारखंड को विकास करना है तो यहाँ शराबबंदी लागू करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारा देश का जो पैसा है उसका बहुत बड़ा हिस्सा झारखंड का शराब में जाता है और शराब से में वो पैसा बर्बाद होता है। वही पैसा विकास में लगना चाहिए। सरकार कहती है कि राजस्व में घाटा होगा सरकार को, तो बिहार एक उदाहरण है कि वहाँ शराबबंदी होने के बाद भी राजस्व में कोई घाटा नहीं हुआ है, वहाँ का विकास पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है, बल्कि वहाँ और अच्छा प्रभाव पड़ा है परिवार के ऊपर। जिस परिवार में लोग शराब पीते थे आज जो शराब नहीं पी रहे हैं तो घर में काफ़ी खुशहाली है, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, महिलाएं खुशहाल हो रही हैं, महिलाएं खुश हैं, आज परिवार खुश है पूरा। तो यह परिवार को खुशहाल बनाने के लिए ज़रूरी है कि पूरे देश में समाज में शराबबंदी लागू हो, और हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में भी सरकार उसको लागू करे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से सर जेसी बोस बालिका विद्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान इस वर्ष आयोजित होने वाले वार्षिक, माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट समेत अन्य परीक्षाओं के पूर्ण संपादन और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में सभी का मंतव्य लिया गया और चर्चा की गई। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सर जेसी बोस बालिका विद्यालय में किया गया। कार्यशाला में माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट के परीक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। कार्यशाला में जैक बोर्ड के अध्यक्ष अरविंद कुमार, सचिव महिप सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सभी बीईओ और जिले भर के विद्यालयों के प्रधानाध्यापक उपस्थित रहे। यह कार्यशाला 2 पालियों में संपन्न कराई गई, जिसमें इस वर्ष आयोजित होने वाले वार्षिक, माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट तथा अन्य परीक्षाओं के निमित्त परीक्षा के पूर्ण संपादन एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में सभी का मंतव्य लिया गया। बताया गया कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार और झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के तत्वाधान में यह कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर मंथन किया जा रहा है। इसी पैटर्न पे और हमको भेजें कि हमको भी थोड़ा सहायता मिल सके, फिर बाद बाकी हम उसको पैटर्न को कर देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत है। अगर आप इंटर में जाएं तो वहाँ पर भी आप देखेंगे सब्जेक्ट का भंडार है। उसके बाद बहुत लोग अब कहेंगे कि एडिशनल पेपर का भी क्वेश्चन दे, ये संभव नहीं। और इस 3 महीने में इतने पेपर का आप करा भी नहीं पाएंगे। जिसके मास रूप से स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 90% स्टूडेंट्स हैं, हमारी कोशिश होती है कि उन विषयों को हम दें, लेकिन आपके इस ग्रीवांसेस को हम इतना एश्योर जरूर कर रहे हैं कि हम 5 तो नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन से इस पर भी डालेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। शहर का प्रमुख इलाका बड़ा चौक से लेकर गुरु नानक विद्यालय तक एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं होने की वजह से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है। इस बाबत लोगों ने कहा कि अगर दुकानों की लाइट नहीं जले तो यह रास्ता बिल्कुल सुनसान और अंधेरा हो जाता है, जिससे चोर उचक्के भी बेफिक्र घूमते हैं। इस संदर्भ में लोगों ने कई बार निगम को आवेदन भी दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शहरी क्षेत्र बड़ा चौक से लेकर गुरु नानक विद्यालय तक एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं जलती है, जिससे स्थानीय और रास्ते से आने जाने वाले लोग परेशान हैं। यहाँ चाहे हेलोजन स्ट्रीट लाइट हो या हाई मास्ट लाइट हो या फिर खंभे में लगा हुआ लाइट हो, तमाम लाइटें बेकार हो गई है। जबकि यह शहर का एक महत्वपूर्ण इलाका है। यहाँ एक भी लाइट नहीं जलने के कारण आए दिन दुर्घटना होती रहती है। यहाँ अगर दुकानों की लाइट नहीं जले तो यह रोड बिल्कुल सुनसान, घुप अंधेरे में गुम हो जाता है और इस वजह से चोर उचक्के भी यहाँ सहूलियत से घूमते रहते हैं। इस बाबत यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि सड़क पर 1-2 बल्ब को छोड़ दे तो बाकी पूरे सड़क की रोशनी रात में गायब हो जाती है। इसको लेकर नगर निगम को कई बार आवेदन दिया गया है, लेकिन पिछले कई माह से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नगर निगम के द्वारा लगाया गया जो लाइट बड़ा चौक में है, 10 साल में 2 दिन 3 दिन जलता सड़क में टूट जाता है और समस्या के कारण लाइट न रहने के कारण यहाँ पर अंधेरा से कुछ न कुछ एक्सीडेंट होते ही रहता है। चौक पर बहुत असुविधा हो रही है, अंधेरा रहता है चारों तरफ और लाइन चले जाने के बाद में और ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। किसी भी तरह का एक्सीडेंट, दुर्घटना होने की पूरी प्रबल समझ लीजिए कि एक तरह से हो सकता है। करीब कितने दिनों से बंद पड़ी है? ये करीब 6 महीने से ऊपर हो गया। 6 महीना हो गया। 6
महीना से खराब है और ये जो है सो चौक पूरा अंधेरा अंधेरा रहता है। आप देख सकते हैं ये पूरा चौक अब पूरा अंधेरा है। और क्या हम लोग सोच रहे हैं कि लाइट बनाया जाए जल्दी से जल्दी। तेलोडे स्थित गादी उत्क्रमित विद्यालय के प्लेग्राउंड का मां जानकी कंपनी द्वारा अतिक्रमण किए जाने की खबर को हमने प्रमुखता से प्रसारित किया था, जिसके बाद इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तेलोडे मुखिया प्रतिनिधि शब्बीर आलम ने माइंस मालिक से बातचीत की। सकारात्मक वार्ता के बाद अब माइंस संचालक ने स्कूल परिसर में गिराए गए मिट्टी को हटाने का काम चालू करवा दिया है। तेलोडी के गादी उत्क्रमित विद्यालय के प्लेग्राउंड के अतिक्रमण का मुद्दा तूल पकड़ चुका है। शनिवार को ग्रामीणों ने रोड जाम कर अपना विरोध दर्ज करवाया। बताया गया कि मां जानकी स्टोन माइंस कंपनी के द्वारा अवैध रूप से ग्राउंड में मिट्टी डालकर ग्राउंड का अतिक्रमण किया जा रहा है और आम नागरिकों के आने जाने के रास्ते पर पत्थर लोड हाईवा को निकालने का काम किया जा रहा है, जिससे डस्ट, धूल आदि से ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। इसी खबर को सिटी न्यूज और पब्लिक ऐप पर प्रसारित करने के बाद तेलोडी मुखिया प्रतिनिधि सह ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शब्बीर आलम मामले पर संज्ञान लेते हुए ग्रामीणों के बीच पहुंचे और अतिक्रमण के मुद्दे को माइंस मालिक के समक्ष रखा। नाराज चल रहे ग्रामीणों ने शब्बीर आलम के पहुंचने पर रोड को जाम कर माइंस मालिक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद माइंस मालिक हरकत में आए और तुरंत ही स्कूल परिसर में गिराए गए मिट्टी को हटाने का काम चालू करा दिया गया। वहीं सड़क के मामले में ग्रामीणों के साथ मध्यस्थता हुई। 14 फरवरी को इस पर बैठक कर मामले को सुलझा लिया जाएगा। कंपनी मालिक से वार्ता के बाद ग्रामीणों द्वारा सड़क जाम को हटा लिया गया। माइंस की मनमानी नहीं चलेगी। सुरेंद्र सिंह मुर्दाबाद। सुरेंद्र सिंह मुर्दाबाद। माटी हटाओ, माटी हटाओ। सुरेंद्र सिंह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुखिया जी, तो साहब को बोल दीजिए कहाँ लगेगा, कल 24 में निकलवा देंगे। दिनांक 12 फरवरी को मोबाइल न्यूज़ चैनल, पब्लिक ऐप और सिटी न्यूज़ में मां जानकी स्टोन्स तेलोडी के माइंस के द्वारा जो किया जा रहा था मनमाना, उसके खिलाफ में न्यूज़ चलाया गया था, जिसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उस न्यूज़ का खबर सुनकर हमने संज्ञान लेते हुए आज त्वरित कार्रवाई करते हुए मां जानकी स्टोन्स के मालिकों को बुलाया गया और ज़मीन का जो खेल मैदान में जो उन्होंने मिट्टी गिरा के अतिक्रमण किया था उसको तुरंत हटाया गया और कल रोड को लेकर के और पानी की समस्या को लेकर के मां जानकी स्टोन्स के सभी मालिकों के साथ एक बैठक रखी गई है, जिसमें ग्रामीणों की जो समस्या है उसका निदान किया जाए। तो मैं फिर तमाम से दोबारा ये तीनों जो ऐप है, पब्लिक ऐप और सिटी न्यूज़ और मोबाइल न्यूज़ 7 का धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने ग्रामीणों की समस्या को लोगों तक पहुँचाया है और इसकी वजह से आज हमारे संज्ञान में उचित है। गांवा थाना क्षेत्र के गुंगी रोड में ऑटो पलटने से कुबरी गांव निवासी चांदो मरांडी नामक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। गांवा थाना क्षेत्र के गुंगी रोड में हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि मृतक चांदो मरांडी कुबरी गाँव का रहने वाला था। वह कुबरी से महादेव टाड़ गया हुआ था। महादेव टार से ऑटो से वापस लौटने के क्रम में गुंगी के पास ऑटो पलट गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। यहां पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। कहाँ घर है? क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था टेम्पो से। कहाँ पर? गुंगी के बीच में। क्या चीज़ से हुआ था? टेम्पो से। और क्या चीज़ में था? टेम्पो में थे? टेम्पो में थे। तो टेम्पो क्या हुआ?
किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ या पलट गया? पलट गया। तो वहीं पे मौत हो गया या वही एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट डेट हो गया था? बच्चों के बीच खेल खेल में हुए झगड़े के बाद राजधनवार में 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं। चारों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है। बताया गया कि हमलावर पक्ष दबंग प्रवृत्ति के हैं। बच्चों के बीच हुए झगड़े के बाद राजधनवार के हरदतडीह गांव में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। घटना में 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि वासुदेव दास के परिवार के साथ उसी के गांव के रहने वालों ने मारपीट की। बताया गया कि वासुदेव दास का पुत्र उसी के गांव के कुछ अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। खेल खेल में बच्चों के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें वासुदेव दास के बेटे को चोट लग गई। चोट लगने की शिकायत जब बच्चे की मां ने दूसरे बच्चों के अभिभावकों से की, तो दूसरे पक्ष के लोग भड़क गए और इनके साथ मारपीट कर दी। बीच बचाव के लिए आई मुनिया देवी को भी चोट लग गई। बाद में दूसरे पक्ष के लोगों ने मिलकर वासुदेव दास को घर में घुसकर मारा। घटना में वासुदेव दास, उनकी पत्नी मुनिया देवी और उसकी लड़की रानी कुमारी व साला संतोष दास घायल हो गए। हमला करने वालों की पहचान दासो दास, पनवा देवी, लालचंद दास, दुलारी देवी, कंचन कुमारी, गुड़िया देवी आदि के रूप में हुई है। बताया गया कि हमलावर पक्ष दबंग प्रवृत्ति के हैं। कहाँ घर है? घर पूर्णा भी बोलते हैं अपना, जैसे आधार कार्ड वगैरह में हरदत जी का नाम से बना हुआ है, जो खोरी मोटू का थाना मंडल बना हुआ है। कौन सा थाना है? थाना राजधनवार। क्या हुआ था? एक छोटा बच्चे को लेकर के थोड़ा सा विवाद हुआ था। मेरा बेटा को मार दिया था एक पड़ोसी है, वो दासो दास, लालचंद दास का उसका बेटा था। फिर हमारी परिवार पत्नी गई थी उसको दिखाने के लिए कि मेरा बेटा को आँख में मार दिया पत्थर से, तो अपना बच्चा को वो इस तरह को करवाते हैं, उसको देखो बात करो। तो वो बोले तुम ताला लगा के रखो अपने बच्चे को और सब अपने घर में बंद रहो, हम इसी तरह करेंगे, तुमको क्या करना है तो करो। तो लालचंद दास, दासो दास और उसकी पत्नी पनवा देवी और लालचंद दास की पत्नी दुलारी देवी के लड़की कंचन कुमारी और दासो दास के लड़की गुड़िया देवी, ये सारे ने मिलकर के जो पूरा ईंट पत्थर चलाया। फिर उसके बाद लालचंद दास जो है सो कुल्हाड़ी से पीछे सर में मारा है और राड से दासो दास मारा है। राड से ही यहाँ पे मार पड़ा है और यहाँ और पैर में। गिरिडीह रेलवे स्टेशन के समीप मालगाड़ी वाहन की चपेट में आने से गांडे के अंबाटाड़ के पथरोडीह निवासी राजेंद्र महतो नामक व्यक्ति की मौत सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। बताया गया कि वह झरियागादी के एक खटाल में काम करते थे और शनिवार सुबह शौच के लिए खटाल से कुछ दूर पर तालाब जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। गिरिडीह रेलवे स्टेशन के समीप मालगाड़ी के चपेट में आने से एक व्यक्ति घायल हो गया। तुरंत ही उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बताया गया कि वह मालगाड़ी की बोगी से टकराकर जख्मी हो गया, जिसके बाद स्थानीय युवक रूपेश रजक, झामुमो नेता रॉकी सिंह, राजू यादव, जैकी समेत अन्य युवकों ने जख्मी व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भेजवाया। जानकारी मिलने के बाद जख्मी राजेंद्र महतो के भाई गुनगुल महतो अस्पताल पहुंचे और भाई को अस्पताल पहुंचाने वाले युवकों के प्रति आभार जताया। जानकारी के अनुसार गांडे के अंबाटाड़ के पथरोडी के रहने वाले 50 वर्षीय राजेंद्र महतो झरियागादी के एक खटाल में काम करते थे। शनिवार की सुबह शौच के लिए खटाल से कुछ दूर पर वे तालाब जा रहे थे। इसी दौरान गिरिडीह स्टेशन से रोज की तरह मालगाड़ी खुली। कान से कम आवाज सुनाई देने के कारण राजेंद्र महतो को मालगाड़ी की आवाज सुनाई नहीं पड़ी, लिहाजा राजेंद्र महतो मालगाड़ी के चपेट में आ गए। हालांकि मालगाड़ी से झटका लगने के बाद राजेंद्र महतो दूसरी पटरी पर जा गिरे, जिससे ये मालगाड़ी से कटने से बच गए। घटना के वक्त कुछ युवक स्टेशन में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। इसी दौरान जख्मी राजेंद्र महतो पर नजर पड़ने पर इन युवकों ने उन्हें तुरंत ही 108 एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया, जहां राजेंद्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। कहाँ घर है? क्या हुआ था? मालगाड़ी से धक्का लगा। कहाँ पर?
स्टेशन के सिंगल थे। गिरिडीह स्टेशन के पास कब हुआ ये? 4 बजे भोर। कहाँ आए हुए थे ये लोग? ये काम कर रहा था सर, इसका घर में झरियागादी में। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गंभीर रूप से जले हाल में मिला 2 दिनों से पटेल नगर से गायब शख्स जमुआ के जोरासांक से पुलिस ने किया बरामद। सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद किया गया धनबाद रेफर। पुलिस विभाग के आईजी अखिलेश झा देवघर जाने के क्रम में पहुंचे गिरिडीह। नया परिसदन भवन में पुलिस कर्मियों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। एसपी से मिलकर उन्होंने लिया गिरिडीह का हालचाल। सिटी न्यूज में चली खबर का दिखा असर। गादी उत्क्रमित विद्यालय के प्लेग्राउंड से हटा अतिक्रमण। मुखिया प्रतिनिधि के नेतृत्व में ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। जानकी माइनिंग कंपनी को दिया अल्टीमेटम। और कृषि कानून के विरोध में कांग्रेसियों ने निकाला पैदल मार्च। कांग्रेस कार्यालय से बदडीहा तक किया गया पैदल भ्रमण। किसान आंदोलन के समर्थन में की गई नारेबाजी। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।